लेकिन जो सिर ऊंचा रहता है वो इतिहास रचता है। तो सावरकर जी का सिर सदैव ऊंचा रहा और उन्होंने इतिहास रचा है। इसी के यही कारण है कि आज हम सब इस चिंतन को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनका विराट चरित्र है, उनका विराट जीवन है, पूरा उनका विराट आदर्श है हम सबके सामने। हम सबसे निवेदन करते हैं कि सावरकर जी के विचार को जरूर पढ़ें। आज सोशल मीडिया और भ्रामक सूचनाओं के युग में हमें इस विचारधारा को और भी सजग रूप से रखना होगा। हमें आज एक संकल्प लेना होगा कि हमारा आज का जो पर्पस है वो एक श्रद्धांजलि देना नहीं है। हमारा कर्तव्य है उनके विचारों को समझना, उनको जीवन में लागू करना और भावी पीढ़ियों को इस विचारशील विरासत को सौंपना। आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम वीर सावरकर जी के सपनों के भारत को साकार करेंगे और इसमें अपना भरपूर योगदान देंगे। एक ऐसा भारत को हम देखना चाहेंगे जो आत्मनिर्भर हो, स्वाभिमानी हो और सांस्कृतिक रूप से जागरूक हो, पर एक जिनका जीवन स्वयं में एक चेतना था, एक विचार था, एक क्रांति था। वह न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी सेनानी थे, अपितु एक महान चिंतक, कवि, लेखक, इतिहासकार और सच्चे राष्ट्रनिष्ठ व्यक्तित्व के स्वामी थे। जैसा कि हमें और भी जानने को मिला कि वो एक एडवोकेट भी थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और उनका पूरा जीवन काल सेवा, स्वतंत्रता प्राप्ति और राष्ट्र जागरण में समर्पित रहा। उन्होंने उस समय अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी जब उनका नाम लेने से भी लोग डरते थे। सेक्युलर जेल में, काल कोठरी में असहनीय यातनाएं उन्होंने झेली, पर वह अडिग रहे। मेरा ये प्रश्न आज की युवा पीढ़ी से है। मेंटल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, जब हम इस बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है आइसोलेशन का। हम लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, हम सोसाइटी से कट जाते हैं। और आप उनका व्यक्तित्व देखिए कि वो सोसाइटी के टच में नहीं थे। तब कोई भी किसी तरह का ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं था कि वो बात कर सकते थे, फोन पे बात कर सकते थे, कुछ बात कर सकते थे। पर यहाँ से आप एक लेसन लीजिए कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग थे। इस तरह का व्यक्तित्व जो इतनी आइसोलेशन में रहने के बाद भी अपने आप को स्वतंत्रता के लिए एक ऐसा उन्होंने हमें पक्ष दिया फॉर द इंडिपेंडेंस कि जो हम सब नहीं भी जानते थे। उनकी एक पुस्तक थी 1947 का स्वतंत्रता समर। यह एक अद्वितीय ग्रंथ था। उन्होंने यह ग्रंथ रचा जिसे ब्रिटिश सरकार ने बैन भी कर दिया। उन्होंने हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक विचारधारा के रूप में प्राथमिकता दी और आज भी हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक है। एक स्त्री होने के नाते मैं सावरकर जी के उन विचारों को विशेष रूप से मेंशन करना चाहूंगी। उन्होंने मातृशक्ति को केवल गृह कार्य तक सीमित नहीं रखा, उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी माना। उन्होंने कहा, यदि समाज को सशक्त करना है तो नारी को शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना होगा। और यही हमारी आज की भी जो मोदी सरकार है उनका भी यही नैरेटिव है। आज हम सब नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में हिस्सा लेते हैं और हम सब ये स्मरण हमें रखना चाहिए कि वीर 1966 से प्रचारक जीवन में है और हम लोग के आप आदर्श के रूप में हैं और आप अभी भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आप कार्य देख रहे हैं और ABVP जानते हैं हम सब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसमें भाई साहब का 30 साल का लंबा अनुभव है। ABVP को मतलब कहा जाए तो ABVP को खड़ा करने में, ABVP को सींचने में आज जो ABVP का स्वरूप है उसमें भाई साहब का बड़ा योगदान है। उस समय पंजाब प्रांत भाई साहब देखते थे जब वहाँ पे अलगाववाद चरम पे था,
तो हम सबके आदर्श हैं आदरणीय सूर्यकांत केलकर जी, आप इनका तालियों से स्वागत करें। स्वामी दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर जी हम जानते हैं देश में भिक्षा यात्रा स्वामी दीपांकर जी का भी चल रहा है। वर्तमान में लगभग 900 दिनों से स्वामी दीपांकर जी का भिक्षा यात्रा निरंतर जारी है। और भिक्षा किस चीज की, तो हिंदुओं को एक होने की भिक्षा मांगते हैं स्वामी दीपांकर जी। न धन मांगते हैं, न दौलत मांगते हैं, न खाना भोजन, सब कुछ अपने से करते हैं। लेकिन भिक्षा क्या है कि हिंदू आप जातियों में ना बटे, एक हो जाएं, उसकी भिक्षा है भिक्षा यात्रा। स्वामी जी का अपना देवबंद में सहारनपुर में आश्रम भी है। और हम जहाँ सब देखते हैं डिबेट में प्रखर रूप से हमारे विचारों को स्वामी दीपांकर जी रखते हैं। तीसरा परिचय है श्री भरत सिंह जी। श्री भरत सिंह जी पहले सत्यवती कॉलेज इवनिंग में प्रोफेसर हैं, अभी वर्तमान में ओएसडी में जाकिर हुसैन के कॉलेज में ओएसडी के तौर पर कार्यरत हैं आप। और इकोनॉमिक्स विषय में आपका गहन अध्ययन है, इकोनॉमिक्स विषय को ही आप पढ़ाते हैं। चौथा परिचय है प्रोफेसर ममता शर्मा जी। आप वर्तमान में पिछले 2 कार्यकाल से अदिति कॉलेज अदिति महाविद्यालय जो बवाना में स्थित है उसमें आप कार्यरत हैं। वहाँ आप एक मोटिवेटर स्पीकर सब बच्चों के लिए महाविद्यालय में आप कार्य करते हैं। हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे पंडित अश्विनी भारद्वाज जी। पंडित अश्विनी भारद्वाज जी देश में बड़े ज्योतिषाचार्य के रूप में जाने जाते हैं, प्रखर वक्ता हैं और अपने कई संस्थान चलाते हैं, सामाजिक कार्यों में रहते हैं। और सबसे बड़ी कृपा की राधा रानी की विशेष कृपा है अपने पंडित अश्विनी भारद्वाज जी। वर्षों के अंदर वो 3 वर्ष का एनसीसी सबके लिए कंपलसरी हो। मुझे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, सूर्यकांत जी आप क्या बात कर रहे हो यार, आप कंपलसरी की तो बात ही मत करो। मैंने कहा क्यों, कौन सी ऐसी गलत बात कर रहे हो? एनसीसी कंपलसरी करना, आप कोई आरएसएस में जाओ तो कंपलसरी नहीं कर रहे हो, आप तो एनसीसी कंपलसरी कर रहे हो, क्या भी करते हैं। अरे नहीं ऐसी बात करते सारा विपक्ष हल्ला गुल्ला करते खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा करें हल्ला गुल्ला, सही काम है, करने में क्या दिक्कत है। नहीं नहीं आप जानते नहीं हो राजनीति में ऐसा नहीं चलता है, ऐसे सबके उत्तर होते थे। मोदी जी ने एक अलग ढंग से काम कर दिया। कौन सा? अग्निवीर योजना लाए। जो जो अग्निवीर सेना में नहीं जा पाएंगे वो समाज में आ जाएंगे। कोई सिक्योरिटी में खड़ा होगा, कोई ठेला चलाएगा, कोई दुकान लगाएगा, ये सब लोग, और इसके कारण समाज में चैतन्य आ जाएगा। तो जो सावरकर ने कहा था हिंदुओं का सैनिकीकरण और देश का ये राजनीति का हिंदूकरण, दोनों ही बातें अब हो रही है। और इसलिए सावरकर, मैं और भी कई बातें बता सकता हूँ सावरकर जी के मामले में कि सावरकर जी बहुत दूरदृष्टा थे। उन्होंने सेना का वगैरह सारा विचार किया और आज सेना को जो महत्व मिला है हमारे देश में, सम्मान मिला। पहले कभी सेना का एक तरह से तिरस्कार, सेना को नीचा बताना, यही काम चलता रहा है हमारे देश में। तो इसलिए सावरकर अपने विचारों से, कृतियों से बहुत बड़े व्यक्ति थे, देश के लिए मार्गदर्शक थे और मार्गदर्शक अभी भी हैं। मैंने जैसे मेरे भाषण की शुरुआत में कहा कि जिन युवकों को ऐसा लगता है कि मैंने देश के लिए कुछ काम करना चाहिए, वो सावरकर का जीवन अवश्य पढ़े, वो शिवाजी का जीवन अवश्य पढ़े। उसमें से आपको निश्चित ये प्रेरणा मिलेगी कि आप देश के लिए काम कर सको। जैसा एक कवि ने कहा है कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। धन्यवाद। दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में सारे फिरके काम नहीं करते, केवल भारत ऐसा है जहां मुसलमानों के सभी फिरके काम कर रहे हैं। तो ये जो बात है, ये मैंने थोड़ा हिंदू धर्म क्या है और मजहब इस्लाम, मजहब रिलीजन, इसको जरा आप व्यवस्थित अध्ययन कीजिए। मैं कह रहा हूं इसलिए मानिए ऐसा नहीं,
किंतु हाँ, ये जरूर है कि हम हिंदू धर्मी यानी सनातन धर्मी यानी वैदिक धर्मी ये है। और ये बात कहने वाले सावरकर थे। सावरकर ने कहा कि हम मूलतः मानव धर्मी हैं। एक बात और मैं कहना पसंद करूंगा कि सावरकर ने, क्रांतिकारी तो थी, सेना का महत्व भी जो सावरकर जी ने देखा उस समय, आपको आश्चर्य होगा कि भारत स्वाधीन हुआ तो देश के बड़े बड़े कर्नल जनरल इनका जो सम्मेलन था उसमें नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा अब हमें सेना की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप में से किसी ने पढ़ा ये? नहीं तो पढ़िए, ये मिल जाएगा आपको। प्राइम मिनिस्टर कहता है अब हमें सेना की जरूरत ही नहीं रहेगी, हम सब लोगों से शांति प्रेम भाईचारे का ये करेंगे। वो जितने सेना के बड़े बड़े लोग थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हमारे प्रधानमंत्री बचकानी बात कर रहे हैं, सेना की जरूरत नहीं रहेगी देश की रक्षा के लिए। उन्होंने एक बात और कही उसी सम्मेलन में कि यहाँ का जो अंग्रेज थल सेनाध्यक्ष अंग्रेज था, वहां से जो लोग थे भारत के बड़े बड़े कर्नल वगैरह, उन्होंने कहा कि नहीं, भारतीय व्यक्ति होना चाहिए हमारा, भारत स्वाधीन हो गए। नेहरू जी ने कहा कि ऐसे कैसे चल सकता है, आप कहाँ जानते हो, वो ज्यादा जानता है आपसे, उन्हीं को रहने दो। तो एक कर्नल ने उनको कहा तो फिर तो देश का प्रधानमंत्री भी उन्हीं का रहना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं, वो ज्यादा अनुभवी। तब नेहरू जी को गलती समझ में आई कि अपन उच्चतांग बच रहे हैं। तो फिर नेहरू जी ने कहा आप में से कोई बनने योग्य है क्या? तो जितने उपस्थित थे उन्होंने कहा हाँ, जनरल करियप्पा है। और जनरल करियप्पा हमारे देश के प्रथम सेनाध्यक्ष बने, किंतु कैसे बने उसके पीछे की कहानी है। तो इतना सेना की ओर घोर दुर्लक्ष्य हमारे देश में रहा, उसके परिणाम भुगते। सावरकर जी ने एक बात उस समय कही थी कि राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए और हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए। मित्रों, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि राजनीति का हिंदूकरण हो रहा है, लोग आज हिंदुत्व के ऊपर डटे हैं। और ये डटने की आवश्यकता क्यों है, ये पहलगाम ने बताया। पहलगाम ने बताया कि उसे पूछा तुम कौन हो। एक टूरिस्ट को एक आतंकवादी ने मारा ऐसा नहीं है, एक हिंदू को हिंदू होने के कारण आतंकवादियों ने मारा है, मुसलमान ने मारा है। और उसे कल्पना नहीं थी कि भारत अब कैसा है। यह देश में पहली बार हुआ कि भारत का कोई नागरिक अन्य किसी के द्वारा मारा जाता है तो भारत सरकार चिंतित होकर उसके ऊपर एक्शन लेती है। आपको आश्चर्य होगा, बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर से वो जा रहे थे गुजरात में, पाकिस्तान ने मिसाइल दाग करके उनके हेलीकॉप्टर पे मारा और वो गिरे और उनका परिवार सहित वो नष्ट हो गए। कुछ नहीं किया सरकार ने। आदत बन गई थी, लोगों को देखने की आदत बन गई थी कि भारत में कितने भी हमले करो, किसी को भी मारो, भारत का आदमी यानी कीड़े मकोड़े जैसा मरने वाला है। हम दुनिया में तो देखते थे, पहली बार नरेंद्र मोदी आने के बाद फिर वो रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ भारतीय हो तो भी उसे बचा के लाते हैं मोदी जी। भारतीय व्यक्ति की इतनी चिंता पहले कभी किसी सरकार ने नहीं की। भारत का व्यक्ति, भारतीय नागरिक मरता है तो मरने दो, जनसंख्या अच्छा ही कम हो जाएगी। ऐसे विचार से कभी भी भारतीय नागरिक को कीड़े मकोड़े जैसा, आज कश्मीर से 3 लाख हिंदू भागे हैं 2-3 महीने के अंदर। 1989 के नवंबर से एक्सोडस चालू हुआ और फरवरी तक पूरा हुआ, 3 लाख लोग भागे। एक भी FIR वहां कश्मीर में लिखी नहीं गई। इतने अत्याचार हुए। कश्मीर फाइल्स करके एक पिक्चर आई है, वो देखिए जरूर, बहुत कम बताया है फिर भी उसमें जो अत्याचार वहां हुए। किंतु कभी भारत सरकार ने यहाँ के नागरिक मारे जाने पर उसका विचार नहीं किया। ये पहली बार हुआ।
पाकिस्तान को कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। पहली बार भारत के व्यक्ति को मारने का परिणाम यहाँ सिंदूर पोछा और सिंदूर ही जो हुआ हमला, उसने पाकिस्तान को झकझोर दिया। उसके यानी कई ठिकाने एयरबेस वगैरह नष्ट किए। तो सावरकर ने ये जो कहा था कि अपने राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए और हिंदुओं का सैनिकीकरण, यह बात भी आपको ध्यान में आनी चाहिए कि सरकार ने एक और कोशिश बहुत अच्छी की है। मैं अक्सर कहीं शिक्षा मंत्री से भेंट होती थी तो उनको कहता था कि अरे भाई, विद्यार्थी करोड़ों की संख्या में कॉलेज के बाहर हो रहे हैं, उनको न अनुशासन पता है, न देशभक्ति पता है, न मिलकर काम करना आता है। आप एनसीसी क्यों नहीं आवश्यक करते? बोलता नहीं हूं। आजकल देश में वो थोड़े नाराज हो जाएंगे अगर हम कहेंगे कि मजहब वाले ऐसा सोचते हैं, तो नहीं थोड़ा ऐसा नहीं, वो भी मानव का विचार करते हैं वगैरह, ऐसे बोलने की प्रथा है। किंतु बिल्कुल यह बात है, मजहब ये कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, इसे स्वीकार करो। आप स्वीकार नहीं करते हो तो आप हमारे शत्रु हो और आपको खत्म करना ये हमारा एक भगवान ने दिया हुआ काम है। यही बात रिलीजन कहता है और यही बात इज्म भी कहता है। आप इनका इतिहास देखिए ना, कम्युनिज्म ने क्या किया है। आप रशिया पढ़ लो, चाइना पढ़ लो, जो भी कम्युनिज्म को नहीं मानते उनको खत्म करना, बिल्कुल करोड़ों लोग मार डाले। मजहब वालों ने करोड़ों लोग मार डाले। 2 विश्व युद्ध क्रिश्चियन रिलीजन वालों ने किए हैं, इसमें करोड़ों लोग मरे। धर्म के नाम पर, और यह प्रचार करना कि धर्म के नाम पर खून की नदियां बही, धर्म के नाम पर नहीं बही। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जैन पंथी, जैन संप्रदाय का व्यक्ति अगर शंकर जी के मंदिर में गया तो उसे धक्के देकर बाहर कर दिया हो। किंतु आज भी सुन्नी मस्जिद में शिया जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता, यह जानकारी है आपको? अहम और आजकल वो हिंदू धर्म कहलाता है। इसका हमें अभिमान होना चाहिए कि हम हिंदू धर्मी हैं, यानी हम मानव धर्मी है, यानी सनातन धर्मी है, यानी वैदिक धर्मी है। और ये बात सावरकर ने कही कि वास्तव में हम मानव धर्मी है, हिंदू धर्मी है। यानी लोग अध्ययन नहीं करते, इसलिए पता ही नहीं है। ये जो विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसका कारण ही यह है कि दुनिया में एकमात्र हम लोग हैं ऐसे जो मानव धर्म को मानने वाले हैं, यानी हिंदू धर्म, यानी सनातन धर्म। मित्रों, तो क्या एक इसी के साथ थोड़ी ये भी बात मैं बताना पसंद करूंगा। तो क्या ये इस्लाम जो मजहब कहलाता है उसे मजहब ही बोलिए, धर्म कहना गलत है। उसे क्रिश्चियन रिलीजन है, उसे रिलीजन ही कहिए। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ये इज्म है, इनको इज्म ही कहिए। इनको धर्म वगैरह में मत लाइए। धर्म शब्द हमारा है और विशेष है ये शब्द। इसका अर्थ भारत में सामान्य नागरिक समझता है और दुर्दैव से अंग्रेजी पढ़ा हुआ सेक्युलरी वर्ग, अफसर वर्ग ये बिल्कुल नहीं समझता। उसे धर्म की समझ ही नहीं है। वो वैसे ही ये जितने मजहब, रिलीजन और इज्म है, आप अगर उनका अध्ययन करोगे तो तीनों की एक विशेषता है जो धर्म के बिल्कुल प्रतिकूल है। कौन सी विशेषता है? मजहब भी ये कहता है कि जो कुछ हम कह रहे हैं वही सत्य है, उस सत्य को स्वीकारो। अगर सत्य को आप उस सत्य को नहीं स्वीकारते हो तो आप हमारे दुश्मन हो, आपको खत्म करना। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदुस्तान 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 आपका था, आपका है और आपका रहेगा। एक ऐसा अनुभव है
जिसमें वही विचार तकरीबन पिछले 1 घंटे से तैर रहा है, जिस विचार को लेकर पिछले 925 दिनों से गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, कस्बे-कस्बे, घर दरवाजा सब पर दस्तक देकर सिर्फ एक ही भिक्षा मांगी जा रही है कि जातियों में ना बंटकर एक हो जाइए। और जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बट जाते हो, हर गली नुक्कड़ पर कट जाते हो। और काटने का अर्थ मात्र तलवार चाकू छुरी से नहीं होता। अपने संस्कार, अपने व्यवहार, अपने आहार, अपना ममत्व, अपना वात्सल्य, अपने भाई बंधुओं से कटना भी कटना ही होता है। और बड़ा प्यारा शब्द है हिंदुत्व। जब हम सुन रहे थे सूर्यकांत जी को, हमें सुनकर बहुत अद्भुत लगा कि सभी के साथ मिलकर के भोजन करना, यह भी इस यात्रा का एक सूत्र बन गया। मंदिर में सभी लोगों का आवागमन प्रारंभ करवाना, सभी के साथ भोजन करना। अगर कोई ये विचार हो सकता है तो उस विचार का नाम सावरकर ही हो सकता है। तो वो विचार साधारण नहीं है। अभी जब बैठे हुए थे तो मेरे मन में 2 पंक्ति आई, मैंने लिख लिया, क्योंकि पोइट नहीं हूं तो वैसा नहीं बोल पाता, पर हाँ थोड़ा बहुत बोलने का आदत है, तो इसमें मन में ये भाव जब आता है तो वो आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले कहूंगा कि श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इस पृथ्वी का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम भाई साहब मैं ही बिंदु हूं। तो जब हम लोग बहुत सारे नहीं थे, हम वहां सामने बैठे हुए थे, तो आदरणीय ने कुछ पंक्तियां रखी थी कि बस मैं याद रह जाऊं, कुछ ऐसा होना चाहिए। बाकी 2 शब्द बहुत प्यारे बोले, केलकर जी ने भी और रोशन भाई ने भी, कि राजनीति का हिंदुत्वीकरण तो होना चाहिए। अच्छा, आज भी नहीं हुआ तो कब होगा? आप लोग देख नहीं पाए, ये पीढ़ियां देख नहीं पाएंगी, तो फिर होगा कब? वो तब होगा जब आप संगठित होकर, एक होकर अपनी बात डंके की चोट पर रखेंगे। फिर कौन सी राजनीति है जो आपकी इच्छा से ना चले या आप कीजिए, मगर उसके लिए आपको संगठित होना होगा। आपको संगठित होना होगा। पहलगाम में किसी ने जात पूछी है, पूछा कि धर्म क्या है? मुर्शिदाबाद में कोई आपसे जात पूछ रहा है, या बांग्लादेश में आपसे किसी ने जात पूछी? कहां पूछा आपसे जाति? ये रहा बाजू में हरियाणा में लगता है नूह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर अटैक हुआ, वहां किसने जात पूछा? क्या आप अपनी जाति क्यों निकल जाओ? पूछ कौन रहा है? हम अपने कंधे पर ढो रहे हैं। कुछ चंद लोग जिनका राजनीति से लाभ होता है वो हमें जातियों में बांटता है, मगर मेरा दिल कहता है कि ब्राह्मण बनिया पंडित क्यों, और आखिर हिंदू खंडित क्यों खंडित? भाई आप यहां से समूचा यूरोप जाइए, कौन हो? बोले क्रिश्चियन। आप यहां से गल्फ जाइए, बोले कौन हो? मुस्लिम। जिस दिन आप यहां उतरिएगा भारत के एयरपोर्ट पर और कोई पूछे कि कौन हो, तो कहिएगा हिंदू, उस समय माना जाएगा कि राजनीति का हिंदुत्वीकरण हो गया। और बहुत रोचक लगता है, पर बहुत कष्ट होता है उस व्यक्ति का एक साधारण सी कालकोठरी में अपना जीवन गुजारना। हम लोग यहां से भी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, ये सभा समाप्त होगी, इसको विराम मिल जाएगा, अपनी अपनी वाणी को हम लोग विराम देंगे, अपने घर चले जाएंगे। कुछ लोग प्यारी सी खींची हुई पिक्चर को अपनी व्हाट्सएप की डीपी पर लगाएंगे, कुछ लोग अच्छा सा म्यूजिक देंगे, कुछ लोग रील बनाएंगे। असल बात बताइए, क्या सावरकर को घर और दिल में लेकर जाएंगे? ये महत्वपूर्ण होगा। और अगर ये हुआ तो यहां बैठ करके हम लोगों का पंचायत करना सफल। और अगर जो नहीं हुआ तो मुझे याद रखिएगा, आज मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी, आने वाले समय में अच्छी लगेगी। जब नहीं होऊंगा या जब नहीं दिखूंगा, उस समय कहिएगा कि साधु था मगर पागलों जैसा बात करता था, पर कहता सच था। कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा अगर जो आज इतने नहीं हुए। इस बात को गांठ मार लीजिएगा। कोई पूछने वाला, देखने वाला, आज कौन पूछ रहा है? छोड़ दीजिए, आपका सरकार है।
हमारा सरकार, ठीक है हमारा सरकार, यह सरकार हमेशा बनी रहे उसके लिए एक होना जरूरी है। और जिस दिन एक नहीं हुए, आज सरकार है, सरकार तो आती जाती रहती है, परिवर्तन संसार का नियम है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिट लिस्ट में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चुना गया है कि कल जब सरकार नहीं होगी इन्हें तब देखेंगे। हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, मत खड़े होइए, हमारे साथ चल नहीं सकते, मत चलिए, हमारी ध्वनि में ध्वनि नहीं मिला सकते, ना मिलाइए, मगर कम से कम हमारे विरुद्ध खड़े मत होइए, क्योंकि आप ही के हिस्से का काम कुछ लोग कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत प्यारी बात रोशन भैया ने कहा कि जब तक आप मुस्लिम हो मैं तब तक हिंदू हूं, वरना मैं एक विश्व मानव हूं भाई। हम लोग मानवता की बात करते हैं, ठीक है अपनी जगह, वसुधैव कुटुंबकम अपनी जगह, भाषा को चरित्रार्थ करता हुआ हर व्यक्तित्व का हर शब्द अपनी जगह, मगर भारत है तो हिंदू अपनी जगह। और अगर जो हिंदू भी अपनी जगह नहीं रहा तो शायद मैं समझता हूं कि चीजें बहुत परिवर्तित होंगी, और जो कि परिवर्तित होती दिख रही हैं। आप सोचिए कि इस देश में किसी की इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत है कि वो कहे कि सेना से सबूत दे, मगर बोला जाता है ना, क्यों? क्योंकि शायद हम लोग अपना रोल प्ले नहीं कर पाते। हम सोचते हैं सब कुछ सेना करे, सब कुछ सरकार करे, सब कुछ फोर्स करे, सब कुछ पुलिस करे, सब कुछ वो करे, हम क्या करेंगे? ये अपने मन में विचार कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मात्र अपने घर से दुकान, दुकान से मकान, मकान के बाद बच्चे, बच्चों के बाद स्कूल, यही बांग्लादेश में भी ऐसा ही था। एक व्यापारी हमसे कहता है मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, बस स्वामी जी मेरे दिमाग में यही रहता था। पैसा बहुत था, जाता था प्रोग्राम में खड़ा होता था, वीआईपी के साथ फोटो खिंचवाता था और वापस आ जाता था। और अगर आज पूछा जाए क्या, तो उस व्यक्ति के शब्द हैं कि सामने मकान जला दिया गया, दुकान लूट ली गई और बच्चे को मार दिया गया। क्या बचा? पैसा होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है भाई साहब, आपका संगठित होना सबसे बड़ा सुरक्षा की गारंटी है। अगर आप संगठित हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर आप एक हैं तो आप सुरक्षित हैं। क्या कह रहे हैं वो सावरकर? एक ही सूत्र है हिंदुत्व, एक ही स्वर है एकता, और एक ही ताकत है संगठित होना। मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कही हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ कहने को भी नहीं है। बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, मंच बदलते रहेंगे, विचार बदलते रहेंगे, मगर व्यक्तित्व नहीं बदला करते, व्यक्तित्व सदा एक रहते हैं। एक बहुत प्यारी सी बात मन में था कि आपसे कहूं और उसके बाद आपसे विदा लूं। बिहार के अंदर अभी जातिगत सेंसस हुआ था, आप लोगों के संज्ञान में है? अभी जातिगत जनगणना वहां नहीं कराया तो कास्ट सेंसस कराया था, जो भी करा सकते थे। हालांकि केंद्र के पास ये ताकत है, ये राज्यों के पास नहीं है, मगर फिर भी उसके बाद करा लेते हैं जानकारी के लिए कि कौन कितना है। कहते हैं इससे लोगों का विकास करने में हम लोगों को मदद मिलती है। आप सोचिए कि 2 साल हो गए उसे कराए को, कैसी विकास की इबारत लिखी गई मुझे अब तक नहीं पता लगा। आप लोगों को पता लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले। उस समय में उन्होंने जातियों को गिना तो जातियां निकली तकरीबन 4147। 1901 या 2 में जाति थी तकरीबन 2000 कुछ। 2011 की गणना के मुताबिक ऐसा सुनने में आया, हो सकता है कि गलत हूं, 46 लाख। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, अभी अब जब बैठे थे सूर्यकांत जी के साथ तो वो बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हम लोग पहले जो माली का काम करता था वो माली ही कहलाता था, जाति नहीं बनती थी। जो लोहार का काम करता था वो जाति नहीं बनती थी, जो सुनार का काम करता था वो जाति नहीं बनती थी। मगर आज काम भी जाति बना दिया गया। सोचिए किस लेवल पर बांटा गया और किस लेवल पर बांटा जा रहा है।
मगर एक चीज याद रखिएगा, बिहार के सेंसस से बताने के पीछे का आग्रह मात्र इतना है कि वहां से उस समय में कुछ मदरसों से यह ऐलान किया गया कि आपसे कोई अगर जो जाति पूछने आए तो कहिएगा कि मैं मुस्लिम हूं। यह मत बताइएगा कि सिया हूं, सुन्नी हूं, बरेलवी हूं, देवबंदी अहले हदीस कबरिया घोसे ज्ञाना मत बोलिएगा, पसमानदा, अशराफ, अजलाक कुछ मत बोलिएगा, बोलिएगा कि मैं मुस्लिम हूं। और हमारे यहाँ ये तो बयान बहादुर सबसे पहले कहेंगे मैं कुर्मी हूं भैया, लिखिए हम यादव हैं भैया, हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, हम त्यागी हैं, वर्मा हैं, हम शर्मा हैं। मतलब क्या हम लोगों को मारने का प्लान किए हैं यार, हमें जातियों में विभाजित कर। एक पंक्ति में कहा जाए कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत से पहले नासमझी मारती है, और जातियों में विभाजित होना इस देश के लिए सबसे बड़ी नासमझी है। कभी कभी सोच रहा हूं और कभी कभी समझ रहा हूं, समझ कर सीख रहा हूं, ठीक है थोड़ा समय लगेगा। आप सोचिए कि एक कास्ट शब्द आया कहां से, करिएगा, आपके हाथ में सबके एंड्रॉइड फोन है, किसी के हाथ में आईफोन, कि कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से। आप सोचिए, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, यहां की भाषा भी नहीं है, पुर्तगीज भाषा, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, और समूचा राष्ट्र उसे कंधों पर लिए डोल रहा है। पहला शब्द होता है कौन जानवर, क्या कास्ट है। मगर मुझे लगता है कि इस राष्ट्र को अगर मजबूत होना है तो एक होना होगा, इसीलिए पहला शब्द था कि संघे शक्ति कलयुगे, संगठित होना सबसे बड़ी ताकत है। यहां से जाइएगा दरबार खुलेगा, यहां से जाइएगा द्वार खुलेगा, मगर इस संकल्प के साथ कि हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। बस इसी आवाज में थोड़ा सा तर्कश जरूर रखिएगा, थोड़ी सी ध्वनि को मजबूत रखिएगा कि आपसे जाति पूछने वाला कम से कम आपसे 4 कदम दूर हो, जैसे कोविड से रहता था। कहता था ना कि 2 गज का दूरी और मास्क तो जरूरी, इसी तरीके से जाति पूछने वाला बोले 50 गज दूरी और बोले कभी नहीं जरूरी। तो इसलिए आप एक हो, संगठित हो। बस इतनी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आहूत होना, समर्पित होना और अपने आप को तपस्या की अग्नि में खोना नामुमकिन है इस दुनिया में सावरकर होना। जय श्री राम। मैं आदरणीय चंद्रशेखर राय जी से निवेदन करता हूं कि आप कम शब्दों में अपना विचार रखें। मंच पर आसीन आदरणीय केलकर जी और हमारे वरिष्ठ बंधु और यहाँ पधारे हमारे सभी मित्रगण, चूँकि समय बहुत कम है और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बहुत ऐसी बातें बताई जिससे दिल भर गया है। और अगर हम इस चर्चा को आदरणीय वीर सावरकर जी के विषय में अगर हम बात करना शुरू करें तो अंतहीन समय है जिस पर हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि समय कम है और कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन हैं हम सब लोगों के बीच में, मैं उनसे थोड़ा हट करके बोलता हूँ। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए भाषण देना, लेकिन कुछ बातें हैं मेरे मन की जो मैं मन के संग में बात करना चाहता हूँ। जब हम सावरकर जी को पढ़ते हैं और उस दर्द को महसूस करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल में एक पीड़ा आती है। और वो पीड़ा हमको किनके माध्यम से पता चलती है, या तो हमारे सीनियर हों, बुजुर्ग हों, किताबों के माध्यम से। लेकिन कुछ ऐसी पीड़ा है जिसका दर्द हमने पिछले 50 वर्षों में महसूस किया है। 50 सालों तक लगातार शासन में रहने वाली पार्टी ने वो कष्ट दिया आदरणीय सावरकर जी को लेकर के। आप न कहें किसी के बारे में कि वो कितने अच्छे थे या कितने आंदोलन किए, लेकिन जिस तरह का उन्होंने भाव पिछले 50 वर्षों में किया वो बहुत तकलीफ दे, बहुत ज्यादा तकलीफ दे। बहुत सारे लोग जो स्कूलों में पढ़े बड़े हुए और रिटायर होके चले गए, उनको वीर सावरकर जी के विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो 10 वर्ष पहले रिटायर हो गए या उनकी जिम्मेदारियों वो समय खत्म हो गई हो। तो नई पीढ़ी को वीर सावरकर जी के विषय में बताना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि ये गैप हो गया। 50 सालों तक हमने
उनके द्वारा किए गए आंदोलन, उनके द्वारा किया गया कष्ट हम लोगों ने दबाया और एक साजिश के तहत दबाया। आने वाले समय में देश उनको कभी माफ नहीं करेगा, उन लोगों को जिन्होंने ये कृत्य किया। क्योंकि मैं थोड़ा सा मीडिया से जुड़ा हूं और ऐसे मीडिया से जो समाचार नहीं देता, प्रसार और प्रचार के अंदर रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम आज सावरकर जी के जयंती पर हम यहाँ आए हैं तो एक संकल्प लेना चाहिए हम लोगों को। सावरकर जी से जुड़े हुए जितने भी हमारे पास पढ़ने के लिए सामग्री है उसको हम लोग घर पे लेके आए, अपने बच्चों को पढ़ाएं, रोज बताएं। हम लोग रील देखने में औसतन 3 से 4 घंटा वेस्ट करते हैं मोबाइल के ऊपर। हम प्रयास करें ऐसे रील बनाने वाले लोगों से मिलें और हाथ जोड़ के विनती करें कि आप छोटी छोटी रील सावरकर जी के लिए बनाइए, उन महानुभाव के लिए बनाइए जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए एक आंदोलन किया और उसको आगे बढ़ाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग के बीच में केलकर जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस दर्द को महसूस किया है, उस पीढ़ी को आके बता रहे हैं, लेकिन ये बातें हमारे परिवार में, हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो शपथ लें इस बात की कि हमारी जिम्मेदारी है कि आज के बाद से हम वीर सावरकर जी के विषय में जितनी जानकारी जहां से इकट्ठी होगी और जिस माध्यम से होगी, हम उसको अपने परिवार में आने वाले पीढ़ी को ये बताएंगे। क्योंकि जब तक हम पीढ़ी को ये नहीं बताएंगे तो ये हम जिस भारत की परिकल्पना कर रहे हैं लंबे समय से, उसका हम निर्माण नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। आज मैं इस बात को यहीं रखता हूँ और आने वाले समय में हम कभी फिर मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।